नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। फिर एक बार लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। मोदी सरकार तीसरी बार देश की सत्ता संभाले हुए है। तो वहीं इस बार गठबंधन की सरकार है, मंत्री बन चुके हैं, मंत्रियों को विभाग बांटे जा चुके हैं। लेकिन जहन में एक ही सवाल है, क्या इस बार पूरे 5 साल चल पाएगी सरकार या फिर गठबंधन में आएगी कोई दरार? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार सत्ता में सवार हो चुकी है, कयास लगाए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे, अभी तो इंतजार कीजिए कौन सरकार बनाएगा। एनडीए गठबंधन परिणाम आने के बावजूद भी लगातार दावे कर रहा था। हमारी बातचीत चल रही है, अभी वक्त का इंतजार करिए। लेकिन फिर अंत में खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हम विपक्ष में रहेंगे। तो अब विपक्ष में है क्या? 5 साल पूरे विपक्ष में रह करके निभाएंगे या फिर सही समय के इंतजार में? जैसा खड़गे जी ने कहा, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो उम्मीद इंडी गठबंधन लगाए बैठा था कि गठबंधन की सरकार है, मंत्रियों को विभाग बांटे जाएंगे, उसके साथ ही फुटबॉल देखने को मिलेगी और एक मौका इंडी गठबंधन को मिलेगा। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो आज मैं हमारे किसान केसरी, किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया कि आपने बहुत सारे प्रश्न एक ही बार में मुझसे पूछ लिए हैं, तो मैं आपको इनका जवाब देता हूं कि एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई है और जिस प्रकार से विभागों को बंटवारा हुआ है, तो आप खुद भी देख सकते हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से विभागों को बंटवारा हुआ है और किस प्रकार से इनके गठबंधन के बीच में आज ही सुगबुगाहट सी शुरू हो चुकी है। क्योंकि ऐसी जी बात देखो उसी बात की होती है जिस बात की कोई चर्चा हो या जो बात चल रही हो। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि आज जो मंत्रालय बांटे गए हैं, उन मंत्रालयों में जो इनका गठबंधन था, एनडीए गठबंधन था, वो पूरी तरीके से नाखुश है। मीडिया के माध्यम से भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि शिंदे भी नाराज हैं, शरद पवार जी भी नाराज हैं। तो ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से मंत्रालयों का वितरण हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इनके बीच में संतुष्टि कहीं पर भी नहीं है। और मैं तो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारे आदरणीय खड़गे जी ने भी कहा है कि इनको सरकार तो बना लेने दीजिए। तो ये सरकार बना तो लिए, लेकिन अब इसको चलाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो बोलते हैं गाड़ी के 4 पहिए बराबर होने चाहिए। आप इनके उठाकर देख लीजिए कि कहीं पर भी इन्होंने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है, उसमें अपने ही साथियों को पूरा सम्मान नहीं दिया है। तो इसका दर्द आपको क्यों है? मंत्रिमंडल में अगर उचित स्थान नहीं दिया है तो फिर वो अपने घर को खुद देखेंगे, विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हम तो इसमें से कोई बात कर ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ इनके तमाशे देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने की बातें कर रहे थे, सबको साथ लेकर जाने की बातें कर रहे थे। आज इनको जब जनता ने या जैसे भी इन्होंने सरकार बना ली, तो हम तो इन पे विपक्ष के नाते से कह रहे हैं कि आप सरकार चलाइए, आप काम कीजिए, आप काम करें। क्योंकि आपने सीट तो संभाल ली, लेकिन आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन इसमें इनमें इतनी फूट हो चुकी है, इतनी दरारें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए आशीष जी, मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से आता हूं और मैं राजस्थान की बात करना ज्यादा उचित समझता हूं। राजस्थान के साथ राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से इनको नकारा, 11 सीटें कांग्रेस को दी, उसका स्पष्ट सोतेलापन देखिए कि हमारे राजस्थान से जल शक्ति मंत्री आया करते थे। देखिए, आपको भी पता है, मुझे पता है कि कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसका प्रमोशन होता है। ये बड़ा कूद कूद कर कहा करते थे कि जल शक्ति मंत्री जी ने ईआरसीपी पे काम कर दिया, इन भजनलाल सरकार जी के आने के बाद में जेजेएम के ऊपर काम कर दिया, चंबल परियोजना पे काम कर दिया। अगर इन्होंने इतने काम कर दिए तो इनको आज हटाकर दूसरी जगह क्यों भेजा गया? और वो भी मंत्री तो बना दिया ना। देखिए, मैं आपसे मैं मान रहा हूं, मंत्री तो इनको बना दिया, ये कोई बड़ी बात मंत्री तो इन्होंने बना दिया, लेकिन मंत्री तो बनाया, लेकिन साथ में साथ राजस्थान को एक सुतला व्यवहार भी इन्होंने किया। ये बड़े वादे देखिए, बड़े वादे करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कौन करेगा? और जो बातें इन्होंने कही थी, आशीष जी, जो बातें इन्होंने कही थी, एमओयू इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। आज मैं आपके चैनल पे कई बार कहा करता था कि एमओयू सार्वजनिक कीजिए, अब जनता को पता ही नहीं है। मंत्रिमंडल और केंद्र सरकार की बातचीत आज कर रहे हैं। जानू जी, जिस प्रकार से फुटबॉल की उम्मीद लगाए बैठे एनडीए गठबंधन है, साथ ही तकरार की उम्मीद फिलहाल है, और मंत्रिमंडल को जो विभाग बांटे गए हैं, इससे भी पेट में दर्द विपक्ष को है। आशीष जी,
बुगला जो है नदी किनारे मछली आने का इंतजार करता है, वैसे ही 10 साल से कांग्रेस सत्ता में आने का इंतजार कर रही है और उसी प्रकार की पीड़ा एक टांग पर खड़े होकर बुगला भुगती चल रही है। अब कुछ नहीं बचा, जनता ने जनादेश नहीं दिया तो एनडीए के फुटबॉल का जनता ने तो जनादेश दे दिया है और आपकी स्थिति पूरा जनादेश देख रहा है कि जो आप एक तरफा बैठकर बातें करते थे, आप एक तरफा बैठकर जो चीजें करते थे, आज आपको दर दर पर भटकने पर मजबूर कर दिया है जनादेश ने। आप जनता की तो बात करें ही ना, क्योंकि जनता का तो आप पूर्णतः देख चुके हैं कि जनता ने आपके साथ क्या किया है। रवि जी, दर दर पर भटकने की बात आप कर रहे हैं। जब चुनाव लड़े, आप लड़े, इंडी गठबंधन, अभी सरकार बनाते किसकी बनाती, कांग्रेस की बनाती या इंडी गठबंधन की बनाते? क्या आप अगर सरकार बनाते, बहुमत आता, इंडी गठबंधन अगर कुल मिलाकर के 272 से ऊपर का आंकड़ा लेकर के आता, तो फिर आप अगर सरकार बनाते तो आपको दर दर की ठोकरें खाते हुए, दर दर भटकते हुए बोला जाता क्या? आशीष जी 240 वाले दर दर की ठोकर खा रहे हैं, 99 वाले घर पे बैठ के राज चला रहे हैं। आशीष जी, किस गलतफहमी में कांग्रेस जिंदा है पता ये बात कर रहे थे ना कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा हमारा एक है। चुनाव 500 सीटों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। आज वो 543 सीटों पर लड़ने वाला व्यक्ति, जिसको कथाकथित तानाशाह जनरल डायर, जिसको हम कह सकते हैं, जिसने तानाशाही की है, जनता ने उसको बिठा दिया है अपने घर पे। जो 4 लाख के अंतर से जीत कर आते थे, आज मर्यादा रखनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी से कहिए तो आप अपने प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए कि भाषा की गरिमा आपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तार तार की है। इसका भाषा की गरिमा आप हमें न सिखाएं। भाषा की जनता ने लिया है बदला, तो पार्टी के बदला तो जनता ने ले लिया है, प्रधानमंत्री से बदला ले रहे हैं। जनता ने ले लिया है बदला तो कि आपने क्या क्या कहा था। जनता के बदले का स्वागत है, जनता ने जनादेश दिया, उसका स्वागत बिठा दिया है। जनता ने फिर से कुर्सी पर बिठा दिया है। जनता ने नहीं बिठाया आशीष जी, आप समझिए। फिर अपने आप बैठ गए, नैतिकता की हार हुई है। आपने रोका क्यों नहीं? विपक्ष के नाते की हार हुई है, आपने रोका की हार हुई है। अगर जनता ने नहीं बिठाया, अगर वो काबिल नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है, जनता ने नहीं बिठाया है, तो विपक्ष क्यों कर रहा है? ऑफर किया है क्या विपक्ष ने? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जनता ने तो इनको नैतिकता के आधार पर हरा दिया है। पिछला आंकड़ा नैतिकता नहीं चलती है वहां पे नंबर चलता है 272। अरे भैया 272 चलता है। प्रधानमंत्री जी क्या बात कर लीजिए ना, 4 लाख मतों से जीत कर आते थे, इस बार 1.5 लाख मत पर आ चुके हैं। पिछली बार और जनता का भाव आपको समझ में आ चुका होगा। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से भी हार गए थे, आप ये भी मत भूलिए। और इस बार एक आम कार्यकर्ता, ठीक है, एक आम कार्यकर्ता ने इनकी क्या कहूंगा उनके बारे में। चुनाव में जीत जरूरी होती है, वो चाहे एक मत से हो। क्या एक मत वाला सांसद नहीं कहलाएगा? आशीष जी, नैतिकता भी नैतिकता भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। खैर अब जो यहाँ पर भी जो दिखा रहे हैं उनका भी मैं तो कह रहा हूँ कि आपको ठीक है बोलने दीजिए। कृष्ण कुमार जानू जी को बोलने दीजिए। आप बैठ चुके, आप चलाइए सरकार। ठीक है जानू जी, हमें सरकार चलाने के लिए कांग्रेस के नसीहत की जरूरत नहीं है, लेनी पड़ेगी। गठबंधन विपक्ष के साथ बैठे हुए नसीहत लेनी पड़ेगी। आपकी इसी अकड़ की वजह से जनता ने आपको धराशायी कर दिया है। विपक्ष का सम्मान करना नसीहत अगर हम लेंगे तो आपकी गति हमारी होगी। जनता ने आपकी हर योजना को नकारा है, इसलिए सत्ता से बाहर किया है। विपक्ष का सम्मान करना सीख लीजिए। सम्मान अपनी जगह है और नसीहत अपनी जगह है। इनकी सलाह नसीहत को नहीं माना ना, तो इस बार इससे भी बुरी दुर्गति आप लोगों की होने वाली है। आप इस आकांक्षा में बैठे रहकर 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 साल और इंतजार। आवाज को बुलंद करने के लिए विपक्ष होता है। आपने विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया। 194 के लगभग सांसदों को आपने बोलने से दूर किया। उसी का खामियाजा आज आपने भुगता है। फिर भी सरकार में आ गए ना, दे रहा हूं, फिर भी सरकार में आ गए कि विपक्ष का सम्मान करना। रवि जी इस चीज को क्यों नहीं मानते? आपने नसीहत दी, चुनावी भाषणों में आपने इस चीज को कवर किया है। जनता के बीच आप गए, पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आप जनता के बीच में गए, लेकिन जनता ने आपको जनाधार नहीं दिया। इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इंडी गठबंधन को जनाधार मिला है क्या? मैंने कहा ना कि मजबूत विपक्ष के साथ बैठे। इंडी गठबंधन की उतनी सीट आपको नहीं मिला ना, बहुमत आपको मिला क्या? कांग्रेस को मिला क्या? कांग्रेस को या कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला क्या? मैं हाँ या ना? आशीष जी, गठबंधन कर रहा हूं ना कि जनता ने हमें मजबूत विपक्ष का शब्दों से मत खेलिए। मैं पूछ रहा हूं आपको जनमत मिला क्या, बहुमत मिला क्या? हमें मजबूत विपक्ष का जनमत मिला है। 2 गठबंधन चुनावी मैदान में थे, साथ बैठकर हम जो कह रहे हैं ना, आप ये बोलिए मजबूत विपक्ष है, आपको संसद में मौका मिलेगा, संसद में आप बहस करिए, सरकार के सामने खड़े होइए, लेकिन केवल एक डिबेट में अपन केवल फौरी तौर पर बातचीत करके और अपन बातें करें तो उससे मुद्दे की बात पर अपन नहीं जाने वाले। मुद्दे की बात अपन कर रहे हैं। जानू जी से मैं जवाब ले रहा हूं, आप बीच में बोलने नहीं दे रहे। रवि सिकदर जी को पसंद आए।
अगर मेरी बात इनको पसंद नहीं तो बीच में टोकेंगे, बीच में बोलेंगे। जानू जी कंप्लीट अगर आप करिए, मिथ्यावर्तमान जानू जी करेंगे कंप्लीट तो करिए, मैं आपको विरोध मौका दूंगा। रवि जी आपको मौका रवि दूंगा, जी, आपकी आप बात मौके आप पे रखना। विरोध करिए, बीच में ये जो बीच में होता है उसको जनता देखना पसंद नहीं करती। ये शायद इस डिबेट को, इस स्टूडियो को इन्होंने समझ लिया कि संसद में मजबूत विपक्ष की तरह यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। बिल्कुल, मैं जानू जी मजबूत विपक्ष के धर्म के साथ बैठा हुआ हूं। ठीक है, रवि मौका जी, मिलेगा, हम चर्चा मैं यहाँ पर करने बराबर आए समय हैं। दूंगा, आपको बराबर समय दूंगा रवि जी। ठीक है जानू रवि जी, जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से जो अपेक्षा लगाए बैठे हैं, एनडीए में फूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, राजस्थान के मंत्रिमंडल में वही मंत्री रिपीट हुए हैं जो थे, और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि इसको कौन सा विभाग दिया जाए। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार में भी ये राजस्थान के हवाले से दखल देना चाहते हैं कि उनको जो पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री क्यों बनाया, जल शक्ति क्यों नहीं बनाया। अरे भाई आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्या होगा? ये निर्णय प्रधानमंत्री करने क्या वाले होगा? तो क्या- चंबल का क्या? तो क्या- मेरा नैतिक धर्म अगर है। मंत्री क्या- नहीं है तो क्या- तो काम नहीं होंगे क्या? मेरा नैतिक तो क्या धर्म तो है। क्या शिक्षा मंत्री ये दोगलापन क्यों हुआ हमारे राजस्थान के साथ? रवि जी ये तर्क आप दे रहे हैं तो इसका मतलब वित्त मंत्री अगर राजस्थान का नहीं है तो राजस्थान की जनता कंगाल हो जाएगी। आशीष जी, उद्योग जो मंत्री हमारे यहाँ से पास नहीं है, था, यहाँ वो बेरोजगार हमसे क्यों रहेंगे। छीना गया? जो हमारे पास था वो हमसे क्यों छीना अरे गया? राजस्थान जिसने दिया था उसने वापस लिया है, कोई वास्तविकता छीना नहीं देखिए, हुआ। जो हमारे पास नहीं था, हम उसके रवि लिए जी नहीं कह रहे हैं। रवि जी वास्तविकता देखिए, 25 सीटें होने के बावजूद जो महत्व राजस्थान को मिलता था उससे ज्यादा महत्व 14 सीटों में भी दिया गया है। इस बात को मत भूलिए आप। कहीं कृष्ण पर भी कुमार नहीं जानू दिया, जी, इनका कोई मतलब नहीं है। कितने मंत्री ये बनाए, सिर्फ और सिर्फ कितने मंत्री राजस्थान की बनाए, जनता को पिछली दोबारा बार कितने बरगलाने की मंत्री बात थे, की जा रही है। पिछली बार कितने मंत्री थे और अब कितने मंत्री है? जानू जी मैं जवाब मंत्रियों की दीजिए। बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो ठीक है, जवाब ले लीजिए। राजस्थान का वजूद होना चाहिए। जवाब ले लीजिए। राजस्थान में कैबिनेट में जितने मंत्री थे, अर्जुन जी मेघवाल पिछली बार राज्य मंत्री थे, इस बार स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, और गजेंद्र सिंह जी पिछली बार भी कैबिनेट थे, इस बार भी कैबिनेट है। और नहीं तो गजेंद्र जी का अरे आपसे पूछ के बांटेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या कांग्रेस से पूछ के बांटेंगे मैंने पहले भी कहा है प्रधानमंत्री? कि मान लो, विपक्ष को मान लो, विपक्ष को मानोगे चैन पाओगे। नहीं, विपक्ष को विपक्ष के दर्जा मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार आपको 99 सीटें मिली हैं। 2 बार आपको विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था क्योंकि आपके पास उतनी सीटें ही नहीं थी। इस बार आपको दर्जा मिलेगा। इस बार हमारे पास आप है ना, नेता तय करके इस लाओ बार हमारे कौन पास होगा। है ना, देश ने हमारे को मजबूत विपक्ष के अंदर बिठाया है, तो अब आप हमारी बात मान लीजिए, क्योंकि हम जनता के द्वारा जनता चुने हुए आपकी मजबूत बात विपक्ष नहीं मान के रही, लिए इसलिए बैठे हैं। सत्ता से बाहर अरे रखा है, हम भैया, आपकी और क्यों क्या मान लोगे? आपको 370 खुद के, 400 मेरे संगठन के, उससे बिल्कुल धराशायी कर दिया है। आप अभी भी कह रहे हो सिद्धू कि मूसेवाला जनता का ने गाना तो पूरा हो गया, हो गया, बिल्कुल मजबूत विपक्ष के साथ 295 बैठे आ हुए गई। हैं। आपके आगे 400, ठीक है, बिल्कुल 370। हमारे को अरे भैया, जो अभी भी पूर्ण मतलब बहुमत रस्सी मिला बढ़ है, गई, बिल्कुल चर्चा रस्सी का- बढ़ गई, लेकिन बड़को नहीं क्यों हालत नहीं। यही आप पर लागू होता है। यही आप पर अरे लागू मान होता लो है। रे। कौन सी कहावत किस पर चरितार्थ होती है? चर्चा का दौर लगातार जारी रहे। मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे की चर्चा में लगातार मेरे साथ बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि सिकदार जी और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। जानू जी, टॉप 10 विभाग एनडीए गठबंधन की सरकार में बीजेपी ने अपने पास में रखे हैं, तो साथ ही टीडीपी को एविएशन दिया गया है, जेडीयू को डेयरी दी गई है, जेडीएस को हेवी इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट दिया गया है, जबकि डिमांड की जा रही थी कि ईडी को कंट्रोल करने वाला विभाग उनको चाहिए, वित्त चाहिए, बड़े बड़े जो डिफेंस का विभाग है इन पर लगातार सोशल मीडिया में चर्चाओं का दौर जारी था। इंडी गठबंधन के नेता लगातार ये कर रहे थे कि अभी तो डिमांड की जाएगी, और जो गठबंधन दल हैं वो अड़े हुए हैं। लोकसभा स्पीकर का भी एक पहेली बनी हुई है, उसको लेकर के भी नजरें हैं टिकी हुई है कि मान लीजिए मंत्रिमंडल का गठन हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन अभी तो लोकसभा स्पीकर बनने दीजिए, उस पर जाकर के कहीं कहीं पेच फंसेगा, और उम्मीद की किरण जरूर विपक्ष को लगी हुई है। आशीष जी, सरकार निर्णय आने के बाद बनेगी नहीं बनेगी, यहां से इंडी गठबंधन ने चर्चा शुरू की थी, इनकी नीतीश से बात हो गई थी, फिर अचानक टूट गई। इनकी मंत्रिमंडल गठन से पहले किसको क्या मिलेगा की चर्चा शुरू हो गई थी, और वो चर्चा निरर्थक सिद्ध हो गई। लोकसभा अध्यक्ष के लिए मैं आपको प्रिडिक्शन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद लोकसभा अध्यक्ष होगा। कौन होगा, किस राज्य से होगा, यह अभी सस्पेंस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कुल मिलाकर के इंडी गठबंधन भाजपा के लिए जो नैरेटिव चलाना चाहता है, इंडी गठबंधन एनडीए में फूट के जो सगुफे छोड़ना चाहता है, उनकी कहीं दाल गलने वाली नहीं है। 1 to 10 पहले 10 शपथ लेने वालों में गठबंधन के भी कुछ लोग थे, लेकिन सारे वही लोग फिर से सरकार में आए हैं, मंत्री बने हैं, जो 2 टर्म में सरकारें चलाते रहे हैं। इस सारे विषय में
किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जनादेश को लेकर, गठबंधन को लेकर एनडीए में नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन इस प्रकार की संभावना तलाशने के लिए जहां क्या कर रहे हैं ना, गोडे पर पो की फेंकने की कोशिश कर रहा है। सारगर्भित बात ना उनके पास है। अगर सरकार को घेरना है तो कुछ तथ्य लाइए, कुछ विषय लाइए, कुछ गड़बड़ पकड़िए। केवल आरोप और आरोप, इसके आधार पर तो सरकार और जनादेश प्रभावित नहीं होगा। रवि सिकदार जी, जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, गठबंधन को साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन को अभी भी उम्मीद है, अभी भी फुटोबल की कहीं न कहीं उम्मीद लगी हुई है कि एनडीए गठबंधन में फुटोबल होगी और एक मौका बनेगा। और उसी सही समय का शायद खड़गे ने जिक्र किया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिक्र किया कि सही समय आने दीजिए, उसका इंतजार है। देखिए आशीष जी, जैसे तैसे करके एन के एन प्रकरण इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन जिन शर्तों के माध्यम से इन्होंने शपथ ली है वो शर्तें भी जग जाहिर है और सबको पता भी है। टीडीपी से इन्होंने जो शर्तें आप बात कर रहे हैं ना कि विपक्ष इंतजार कर रहा है सरकार गिरने का, विपक्ष बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा है। विपक्ष तो चाहता है कि देश के भले होने वाली बातें हों, लेकिन आप देखिए टीडीपी से, चंद्रबाबू नायडू से जो मुस्लिम आरक्षण का वादा करके ये लोग उनको मना कर लाए हैं, और एक तरफा बिल्कुल कट्टर हिंदूपंथी। ठीक है, वो पता है, वो नायडू को भी पता है। नायडू ने गठबंधन किया था चुनाव से पहले जी, और उनको पता है कौन सी पार्टी के साथ में मैं चुनाव मैदान में जा रहा हूं, इनकी नीति क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है। ये प्री पोल अलायंस था, इस बात को मत भूलिए। ये पोस्ट पोल नहीं है कि नतीजा आने के बाद में अलायंस किया गया है। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां इनके सामने आकर खड़ी होगी, परिस्थितियों में बयान तो दिया नहीं, नायडू ने मीडिया के सामने आके बयान दिया नहीं, प्रधानमंत्री संविधान मोदी के ने विरुद्ध मुस्लिम आरक्षण दिया भी नहीं जा मोदी सकता। ने मीटिंग ली है, सांसदों को, अपने मंत्रियों को नसीहत दी है कि गोलगप है, इस पर किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर जो चलाया जा रहा है उस पर आप किसी प्रकार का ध्यान न दें, भ्रमित ना हो, भ्रम फैलाया जा रहा है। सिर्फ ये बातें चल रही है, लेकिन ये वास्तविकता में सच्चाई है। लेकिन देखिए, ये कुल मिलाकर जिन वादों के साथ में सरकार के पद पर बैठे हुए हैं, ये टोटली, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, क्या पूरे 5 साल चलाइए, मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा कि इनकी खुद की ही कारणों की वजह से सरकार कितना चलने वाली है, किस दबाव में चलने वाली है। ये खुद एक दिन ज्वालामुखी की तरफ फटकर जनता के सामने मुखर हो जाएंगे। किस चीज का दबाव? देखिए, इनके वादे, इनके कमिटमेंट, इनकी जो बातें लोग करके, क्योंकि अभी आपने मेरी बात को तो साफ साफ कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर बात ध्यान ना देना। मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा, मोदी जी सांसदों को मीटिंग में कहा है ये सब गोलगप है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मतलब दबाव, मोदी जी ने कहा में सरकार रहेगी, काम नहीं कर पाएगी। जो मोदी सरकार 1.0, मोदी सरकार 2.0, लेकिन मोदी सरकार 3.0 जिसके सामने काफी चैलेंज बताए जा रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, लेकिन दबाव की सरकार बताया जा रहा है। आशीष जी, मंत्रिमंडल गठन ने संदेश दे दिया है कि किसी प्रकार का दबाव भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों से अनुभव नहीं कर रही, उनको साथ लेकर चलेगी। 2014 में पूर्ण बहुमत होते हुए उनको सम्मान साथ रखा है, 2019 में भी उससे बड़ा बहुमत होते हुए गठबंधन के साथियों को साथ रखा है, और इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत है तो एनडीए का उतना सम्मान बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो नीतियां हैं और सहयोगी दलों के अपने जो एजेंडे हैं, उनमें तालमेल संविधान की परिधि में होगा। जिस प्रकार किसी ने मुस्लिम आरक्षण का कमिटमेंट करके अपना राजनीतिक लाभ लिया होगा, लेकिन मुस्लिम आरक्षण भारत के संविधान के प्रावधान के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता तो नहीं दिया जा सकता। तो वो स्पष्ट हो जाएगा ना कि जिन वादों के साथ या जिन झूठे वादों के साथ आप लोग बैठ कर आए हो, वो नाव कब तक पार करती है। वादा तो कहां किया है बीजेपी? जनता ने झूठ नहीं माना, आप झूठ बोल रहे हैं। कमरों में भी कई बातें होती है। वादा नहीं, इन्होंने तो स्पष्ट, मैंने अभी क्या बोला, कहा है, मैंने अभी कहा है ना कि भविष्य के घर में बहुत धर्म के आधार पे नहीं देंगे, ये तो बीजेपी ने स्पष्ट कहा है। मुखी फट जाएगा, सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो पूरा सही समय का इंतजार है, हमें तो कुल मिलाकर सही समय का इंतजार है। आशीष जी, ज्वालामुखी हमें सही समय का इंतजार है, और सही समय देख लीजिएगा आप। ठीक है, दूरदर्शिता ही सबसे बड़ा गुण होना होता है। ज्वालामुखी का पहला लीकेज आ चुका है। आप दिल्ली में आप आदमी ने घोषणा कर दी है वो गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़े। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी आप तो गठबंधन समय, कितने मैं दिन आपने टिकेगा? अभी चुनाव तो आने दीजिए। मैंने बोला 5 साल चलाइए, मैंने तो बोला चलाइए आप 5 साल। नहीं, मैंने ये नहीं कहा ना कि गिरेगी, मैंने ये नहीं कहा गिरेगी, मैंने तो कहा आप चलाइए। आप विपक्ष का धर्म निभाइए, विपक्ष का धर्म देखिए कृष्ण कुमार जी, अपने आप को बचा के रखिए। की बात तो मैं आपको आज कह देता हूं, आप पल्ले के गांठ बांध लीजिए, आपके शीर्ष नेतृत्व को भी बता दीजिए कि जनता ने जो मजबूती के साथ हमें नेतृत्व बैठने के लिए बैठाया हुआ है ना, सड़कें हमारे पास है,
पूरी ईमानदारी के साथ विपक्ष के मुद्दे उठाएंगे, आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। जहां पर भी हमारी आवश्यकता होगी हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी जनता के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है, जरूर करना बिल्कुल चाहिए। पूरा करेंगे हम। कृष्ण कुमार जानू जी, अंत में एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा। धारा 370 हटाने की बातचीत आपने की, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होने की बातचीत आपने की, लेकिन अभी भी आतंकी घटनाएं, आतंकी वारदातें रुक रही नहीं है। अभी भी एक यात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और उस बस में सवार करीब 1 दर्जन दर्शनार्थी यात्री जिनकी मौत हो चुकी है, करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। ये कायराना हरकत हुई है जम्मू कश्मीर इलाके में। तो क्या कहेंगे, क्या अभी भी वहां कुछ और नया करने की आवश्यकता है, कुछ रिव्यू करने की आवश्यकता है? केवल धारा 370 हटाने से काम नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार की घटनाएं अगर इस प्रकार की हो रही है, श्रद्धालुओं की बस को अगर निशाना बनाया जा रहा है, तो ये वाकई कहीं न कहीं चैलेंज वाली बात है। कहीं न कहीं इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आशीष जी, ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो सतत रूप से जारी है, और अब जो आप ध्यान करेंगे तो जो आतंकवाद का केंद्र बिंदु पहले कश्मीर घाटी वैली होता था, अब वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब कश्मीर में 370 हटने का लाभ यह है कि कश्मीर शांत हो रहा है, लेकिन जो पाक प्रस्त आतंकवाद है वो जम्मू में उसको शिफ्ट करके वहां के टूरिज्म के व्यवसाय को प्रभावित करना चाहता है। यह इंटरनल बिजनेस क्राइसिस है वैली और जम्मू के बीच की, और आतंकवाद जो है वो कश्मीर की एकता पर काम कभी नहीं कर रहा। ये 1990 के दशक से चला आतंकवाद जो है, अब आते आते उसकी जड़ें तो एकदम से उखड़ चुकी हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं 370 हटने के बाद जो रोज की घटनाएं होती थी, अब वो कभी कभार की घटनाएं बन गई हैं। और अभी ये चुनाव का सीजन था, आतंकवाद और पाकिस्तान में जो पीओके में हो रहा है उसका काउंटर करने के लिए यहां भी कुछ घटनाओं को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन ये लंबे समय चलने वाली नहीं है। सेना जो है ऑपरेशन ऑल आउट पर उनका सफाया करने पे लगी हुई है। बिल्कुल, सेना अपना काम कर रही है, लेकिन जो पॉलिसीज है वहां पर जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, अभी और रिव्यू करने की आवश्यकता आप मानते हैं? निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर का लंबे समय से जिस प्रकार का स्टेटस रहा है उसमें बहुत सारे विषय हैं जिन पर रिव्यू होने की जरूरत है। पुनर्मंथन भी वहां पर चल रहा है, और जिस प्रकार सतत रूप से सरकार कश्मीर को लेकर फोकस कर रही है, जिस प्रकार आम आवाम कश्मीर की प्रगति को लेकर पीओके में आवाज उठा रहा है, निश्चित रूप से उसके रिएक्शन है कि भारत में कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। बाकी बहुत जल्द आप देखेंगे कि आने वाले साल 1.5 साल में सारे विषय निस्तारित होंगे और आतंकवाद के जो कुछ बचे खुचे अवशेष हैं वो भी समाप्त होंगे। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अवैध हथियार, गोला बारूद, जो भी आर्म्स है, वो वहां कौन प्रोवाइड करा रहा है, किस माध्यम से प्रोवाइड हो रहा है? क्या वहां पर लोकल स्तर पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चला करके पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में एक ऑपरेशन चला करके क्या जब्ती नहीं की जानी चाहिए? देखो आशीष जी, ये कल्पना के धरातल पर बहुत सरल बात लगती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थिति है और जिस प्रकार चीन ड्रोन देकर पाकिस्तान को हथियार देकर वहां ड्रॉप करा रहा है, ये पंजाब में तो ड्रग्स का ड्रॉपिंग चलता है और जम्मू कश्मीर और वहां पे हथियारों। सीमा की सुरक्षा तो सेना के जिम्मे है, केंद्र के जिम्मे है। केंद्र को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर ड्रोन से इस प्रकार से अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं तो फिर तो ये तो कैसे संभव हो सकता है? आपको कारण पता है? देखो आशीष जी, किन कारणों से हो रहा है, आप अपना चैनल चलाते हैं, पब्लिक में व्यूअर कितने हैं ये आपके हाथ में नहीं है। देखना, आपके कंटेंट को देखने वालों को पसंद आएगा तो व्यूअर बढ़ते चले जाएंगे। वैसे ही वहां पर वहां की जनता में जो स्लीपर सेल है, वहां की जनता में जो 90 के दशक के बाद से जिस प्रकार का धार्मिक उन्माद के आधार पर, मदरसों के आधार पर, मस्जिदों के आधार पर जो सब कुछ वायुमंडल बनाया गया था वो एकदम विलुप्त नहीं हो रहा है। 2019 के बाद से ऑपरेशन चालू हुआ है और 2019 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन 10-5 साल में जैसे पत्थरबाज विलुप्त हुए हैं वैसे ही आतंकवाद भी विलुप्त होगा। 30 सेकंड में रवि कुमार सिकदार जी, जैसा स्पष्ट है कि किन कारणों की वजह से ये सब कुछ हो रहे हैं, तो मैं तो माननीय मोदी जी से यही कहूंगा कि इन कारणों को पता करते हुए इन पर कठोर से कठोर कदम उठाएं और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। बात करूं मैं मंत्रिमंडल की, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और मुझे भविष्य का इंतजार भी है। ठीक है, कि भविष्य में क्या होने वाला है और पूरा देश उस चीज को देख लेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार सिकदार जी कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। आज के एजेंडा में चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है, तो वहीं
इंडी गठबंधन की नजरें टिक गई है कि क्या पूरे 5 साल गठबंधन की सरकार चल पाएगी, तो वहीं इंडी गठबंधन सही समय का इंतजार कर रही है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।